वाले लेक्चर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन डायबिटीज मेलिटस ES ट्रीटमेंट व इंट्रासेलुलर बायोलॉजिकल नर्सिंग पार्ट 4 diabetes mellitus diabetes types 1 definition metabolic conditions in which the beta cells of pancreas no longer produce insulin. Metabolic condition in which the beta cells of pancreas no longer produce insulin. During metabolic conditions में बीटा सेल्स जो पेंक्रियाज का होता है वो लॉन्गर प्रोड्यूस इंसुलिन नहीं कर पाता, जिससे डिफिशियंसी क्रिएट होती है या फिर बैरियर होता है, बैरियर होता है और रुकावट पैदा होती है इंसुलिन के प्रोडक्शन में। कैरेक्टराइज्ड बाय hyperglycemia, breakdown of body fats and protein, and development of ketosis. Characterized by hyperglycemia, और इस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक उसका जो प्ले होता है उसमें हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस होता है। ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट्स, जो ब्रेकडाउन होता है बॉडी फैट्स से प्रोटीन एंड डेवलपमेंट्स ऑफ कीटोसिस। तो यहाँ पर हम थोड़ी मेडिसिन की एंट्री कर देते हैं, इसलिए कि यहाँ पर हम ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी फैट के लिए भी हम S5 का यूज़ करते हैं। हम एंट्री लेते हैं मेडिसिन की सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर हमारा यूज हुआ S5 ओब्लिक S10। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन करते हैं लीवर और पैंक्रियाज दोनों। इसे लॉन्च कर लेते थोड़ा सा। ये हो गया metabolic condition in which the beta cells of pancreas no longer produce insulin। बहुत देर तक इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो ये क्यों होता है? मेटाबॉलिक कंडीशंस एबनॉर्मल होने की वजह से या ब्रेकडाउन होने की वजह से होता है। तो ये मेडिसिन जो S5 है हम C17 के साथ ऑलरेडी दे रहे हैं, S10 आफ्टर मील्स देते हैं। तो ये दोनों इनके जो इंट्रासेलुलर फंक्शंस हैं, इंट्रासेलुलर प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह जो भी हैं इनके DNA स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनके प्रोडक्शंस में, उनके बनने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर सारी चीज़ें बॉडी के अंदर इक्वल मिल रही हो, या हम जैसे कि एक चूज़ा तो सारी चीज़ अगर बॉडी के अंदर इक्वल मिल रही है, जैसे कि एक चूज़ा मुझे निकालना है अपने वहाँ, और चूज़ा अगर निकालना है मुर्गी का जैसे हैंड का, तो उसके लिए हमें पहले तो एग्स चाहिए, और वो एग्स चाहिए जिसमें शीड मौजूद हो। एक दो तरीके होते हैं, एक फॉर्म वाले एग जिसमें शीड वगैरह के होते हैं,
उसमें चूज़ा डेवलप नहीं हो सकता जो हम बाज़ार में जनरली तौर पे हम एग्स को परचेज करते हैं। लेकिन एक जो विलेज के अंदर हैंड्स होती हैं, फ्री होकर रहती हैं, इधर उधर घूमती हैं, उनके एग्स में शीट्स पाए जाते हैं और वो एक्टिव शीट्स होते हैं। और ऐसी कंडीशन पे वो हैंड्स के जो एग्स होते हैं उनसे हम नए चूज़े निकाल सकते। चूज़े में हैंड्स के जो बच्चे होते हैं छोटे। तो अब उसमें तो एक तो हमने एग्स कलेक्ट कर लिया, दूसरे टेम्परेचर को राइज करने के लिए उसमें एक टेम्परेचर होता है, या तो हम मशीन के ज़रिए से मैनेज करें जैसे कि पोल्ट्री फार्म के अंदर होता है, या फिर हम उसे कॉटन जो हमारे ड्रेसिंग के लिए या पिलो के लिए यूज़ की जाती है, कॉटन या कॉटन्स के अंदर उससे कवर्ड करके रखते हैं किसी जगह पे 1-2 डेज़ के लिए। ये टेम्परेचर खुद ब खुद राइज करके चूज़ा को इंटरनल डेवलप करता है, तो उसे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। यही काम जो विलेज के अंदर हैंड्स होती हैं वो एक 20 डेज़ 15 डेज़ नियर अबाउट ये बीच में एग्स देना बंद कर देती हैं। उस कंडीशन में ये हैन को एग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्स पे हैन बैठ जाती है जो अपना टेम्परेचर उस एग्स को देती है, जिसकी वजह से उसमें से चूज़ा निकलता है। तो कहने का मतलब एक टेम्परेचर होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। ऐसे ही हमारे इस बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर रेगुलराइज होता है, रेगुलेट करता है। और अगर वो टेम्परेचर इरेगुलर हो तो हमारा मेटाबॉलिक जो मेंटेनेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसके वजह से हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस अफेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इन जो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेस बहुत जो हार्मोनल सिक्रीशन पे भी डिपेंड करता है, वहाँ पे भी ब्रेक डाउन कर देगा। और प्रोडक्शंस ऑफ न्यूट्रिशंस पे भी ब्रेक डाउन कर देगा। होमोस्टेसिस मैकेनिज्म को ब्रेक डाउन कर देगा। मीन्स बॉडी के और जो भी सिस्टम है जो सेल्स को मेंटेन करते हैं, सेल्स की प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं, सेल्स के न्यूक्लियस को मेंटेन करते हैं, यहाँ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस एबनॉर्मल हो रहा है, यहाँ पर पैंक्रियाज के जो लैंगर हैंड्स हैं उनके इंट्रासेलुलर प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब होती है और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, जहाँ पे बीटा सेल्स डिफिशिएंसी क्रिएट होती है, जिसका कॉज होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता तो ऐसे में फिर हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप कर जाता है। ठीक है। अकाउंट्स for 5 to 10% cases of diabetes most often occur in childhood or adolescence, formerly called juvenile onset diabetes or insulin dependent diabetes, IDDM जिसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, बच्चों में होता है, जूनियर बच्चों के अंदर पाया जाता है इस टाइप के इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बैड रेट हो जाता है। ठीक है। और अब आगे इसे अब स्क्रीनशॉट ले लें जिसमें किसी तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ नहीं आएगी। डायबिटीज़ मेलिटस पैथोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, सॉरी, डायबिटीज़ मेलिटस पैथोफिजियोलॉजी टाइप 1, autoimmune attack on beta cells, autoimmune on beta cells of pancreas, usually younger onset, thin, prone to ketosis। ऑटोइम्यून अटैक होता है किस पे, बीटा सेल पे, और उससे प्रोडक्शन इफेक्ट होता है, जिसके वजह से इंसुलिन इफेक्टेड होती है, इंसुलिन इफेक्टेड होती है। और ये यूजुअली होता है यंगर कंडीशंस में, और जहाँ पे अगर होती भी है तो थिन कंडीशन में होती है, प्रोन टू कीटोसिस
वहाँ पर अवेलेबल होती है, लेकिन नॉन रिस्पॉन्डेबल होती है। टाइप 2 कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इंसुलिन डिफिशियंसी। टाइप 2 में या तो इंसुलिन रेजिस्ट हो रही है या इंसुलिन डिफिशियंसी हो रही है। डिफिशियंसी जब होगी तो यानी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस जब होगी, सेल्स जो है, सेल्स के रिसेप्टर्स उसे रिसीव नहीं कर रहे हैं। आगे हम चार्ट में देखेंगे किस तरीके से सेल्स के रिसेप्टर्स इंसुलिन को ग्लूकोज के साथ रिसीव करते हैं और उसे ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के अंदर। 90% ऑफ डायबिटीज मोर फैमिलियल यूजली ओल्डर ऑनसेट ओबेसिटी भी एक कॉज होता है या फिर फैमिलियर हिस्ट्री की वजह से होता है। डायबिटीज मेलिटस, दो क्वेश्चन हैं। एक इंसिपिडस में क्या शुगर हाई होता है, तो यहाँ पे है डायबिटीज मेलिटस कॉज हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज मेलिटस का कॉज जो है हाई ब्लड शुगर ग्लूकोज है और ब्लड शुगर रिजल्टिंग फ्रॉम द बॉडीज इनएबिलिटी टू यूज ब्लड, जो बॉडी ब्लड प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा। ग्लूकोज फॉर एनर्जी, जो ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। पीपल people with diabetes insipidus have normal blood glucose। यहाँ पर ये देखिए फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या है, हाई ब्लड ग्लूकोज है, लेकिन इंसिपिडस में क्या है, हैव नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल आएगा। हाउएवर देयर किडनी कैन नॉट बैलेंस फ्लूइड इन द बॉडी। किडनी जो है, बॉडी का जो बैलेंस फ्लूइड है उससे बैलेंस नहीं कर पाई। किडनी जो है कैन नॉट बैलेंस फ्लूइड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर बैलेंस फ्लूइड नहीं कर पाती, जिसके वजह से इंसिपिडस डायबिटीज़ होती है और उसे इंसिपिडस डायबिटीज़ कहते हैं। कब कहते हैं, जब बॉडी किडनी बैलेंस फ्लूइड ना क्रिएट कर सके। ओके, व्हाट लैब वैल्यूज इंडिकेट डायबिटीज इंसिपिडस लेबोरेटरीज, क्योंकि ये क्वेश्चंस वहाँ पे रह गया था और मुझे यहाँ पर माइंड में ये चीज़ आई तो यहाँ पर इस चीज़ को ऐड कर दिया कि शुगर लेवल यहाँ पर है तो इंसिपिडस में कितना होना चाहिए। तो इसे क्लियर करने के लिए हम इंसिपिडस के भी क्वेश्चंस को यहाँ पे ले रखा है। व्हाट lab values indicate diabetes insipidus? Laboratory studies the clinically should measure serum electrolytes and glucose। यहाँ पर हम मैंने जो चेक करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ग्लूकोज। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाएगी, यूरिनरी सोडियम चेक किया जाएगा और सिमुलेटेनियस सीरम एंड यूरिन ऑस्मोलेटिंग, जिसे हम एंड एटीएच लेवल्स चेक करेंगे। ये यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे और लेस एंड यूरिन ऑस्मोलेटिंग लेस देन 200 मोल्स पर केजी इज द हॉलमार्क ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2000 लेस एंड यूरिन ऑस्मोलिटी लेस देन 200 से कम अगर होती है तो हॉलमार्क डायबिटीज इंसिपिडस कहा जा सकता है। यहाँ पर 0 to 5 है। इज सोडियम हाई और लो इन डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को ही देखा जाएगा, यहाँ पे सोडियम चेक किया जा रही है। हाउ इज डायबिटीज इंसिपिडस डायग्नोस्ड? सर्टेन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, सर्टेन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट दोनों कराया जाएगा। टेस्ट कैन पॉइंट टू ए डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस सच एज ए हाई सोडियम लेवल्स, हाइपर नेट्रेमिया, जिसे हाई सोडियम लेवल्स है तो इसे हाइपर नेट्रेमिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रेमिया, डायबिटीज इंसिपिडस सच एज हाई सोडियम लेवल्स, जब सोडियम लेवल्स यहाँ पे बढ़ जाता है, एंड हाई कंसनट्रेशंस ऑफ द ब्लड, ब्लड का कंसनट्रेशन भी बढ़ जाएगा, सीरम और प्लाज्मा ऑस्मोलेटली, और यहाँ पे ऑस्मोलेटली सीरम प्लाज्मा का भी इंक्रीज क्या होगा, along with a low यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन जो थीन कंडीशन में होगा, और ये समझ लें टोटल वाटर लाइक होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, यूरिन ऑस्मोलेटिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यूरिन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, यूरिन क्वांटिटी में बढ़ रही, लेकिन यूरिन का जो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उससे डाउन हो रही, कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ जो है ब्लड के अंदर ही रह जा रही है। क्या पढ़ रह जा रहे हैं, यहाँ पे सोडियम इंक्रीज कर रहा है, और आगे क्या इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, और स्टिमुलेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, और ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स यूरिन के अंदर डेवलप कर रहा है, और यहाँ पे सोडियम इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से हाइपरनेट्रेमिया डेवलप हो रहा है इंसेप्टस में। इंसेप्टस डायबिटीज़ मेलिटस से बहुत डिफरेंट है, और इसे जानना ज़रूरी है। और हमने पिछले जो लेक्चर्स कंप्लीट हुआ पिछले सैटरडे मंडे टू फ्राइडे के बीच में, उसमें हमने ट्रीटमेंट भी बता दिया, उसी ट्रीटमेंट से हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा कंप्लीट। इज देयर ए ब्लड टेस्ट फॉर डायबिटीज इंसिपिडस, is there blood test for diabetes insipidus? If you have diabetes insipidus, you will continue to pee a large amount of dilute urine when normally you only pee a small amount concentrated urine. During the test, the amount of urine you produce will be measured. You may also need blood test assess the levels of antidiuretic hormone ADH. Antidiuretic hormone क्या है, ADH in your blood। तो इस ADH का टेस्ट कराएंगे। यहाँ पर क्या है, amounts of dilute urine when normally only P, और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, और बहुत थोड़ा सा लास्ट में जो आएगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, जिसमें थोड़ा सा थिकनेस भी बड़ी होगी, और अगर उसे देखा जाए तो वेट भी उसमें यूरिन के अंदर, लास्ट में यूरिन के अंदर ज़्यादा होगा, और पास करने में लास्ट में बस वेट भी एहसास होगा, कोई वेट वाली चीज़ पास हो रही है यूरिन ट्रैक से। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं इंसुलिन सिक्रेशन, सल्फोनोरियाज मैग्लिटिनाइड्स इंक्रीज, क्या करते हैं, इंसुलिन सिक्रेशंस, सल्फोनोरियाज मैग्लिटिनाइड्स इन क्रेटिनाइंस, GI gastrointestinal tract incretins a alpha glucosides inhibitors a myelin bile acid or sequestrant, glucagon secretion incretins amylin, hyperglycemia की cause, appetite control in क्रेटिन्स amylin, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ब्रेन से, ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन SGLT2 इनहिबिटर्स, यहाँ पर ग्लूकोज रीएब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करा बार बार, ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन
थाइजोलाइडाइंस आयोडाइंस और मेटफॉर्मिन स्किन के मसल्स के अंदर डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। लिपोटॉक्सिसिटी थियाजोलाइडाइनी डाइनोस और स्लाइड्स ये लिपोटॉक्सिसिटी के अंदर डेवलप हुआ। हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट मेटफॉर्मिन थाइजोलाइडाइन नेडोनेस, तो ये इसकी डिफिशिएंसी कंटिन्यू बनी है और ये डिफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है और यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ से ग्लूकागोन सिक्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये कॉज बना रहे हैं सब मिलकर हाइपरग्लाइसीमिया के, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये हमारे, ये देखिए इंटेस्टाइन का क्या, तो चलिए यहाँ पे एंट्री कर देते हैं मेडिसिन की, किस तरीके से यहाँ पे मेडिसिन आई है। यहाँ पर हम टेस्टेन को एंट्री कर देते हैं। जी, अब यहाँ पे पैंक्रियास एस्टेन और एस्टेन तो यहाँ पे भी S5 S10 और F1 दोनों आएगा।
रखेगा और इसकी यूनिट बिल्कुल फ्री करेगा, वेसल्स को क्लियर करेगा और ड्रेन करेगा। ओके, और यहाँ पर हम वन आ रहा है तो यहाँ A3 कर लेंगे। अगर यहाँ A1 हाँ A3 यहाँ रखते हैं तो A1 यहाँ कर देते हैं, मतलब अल्टरनेट हम कर लेते हैं। ये अभी इसके शॉर्ट मत लेंगे क्योंकि थोड़ा और क्लियरेशन कर देते हैं। जो मेटाबोलाइज कर देगा और S1 यहाँ पे यूज कीजिए और यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, इसको क्लियर करते हैं। इंसुलिन सिक्रेशंस, यहाँ पे भी एस से रिस्पॉन्स देते हैं। दोनों तरफ से ये सारी ये दो चीज़ हो गए, इसको हमें लॉन्च कर दें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। लिस्ट कंटिन्यू करें।
देंगे। What is the cause of diabetes mellitus? Okay. The three most common cause of cranial diabetes pituitary gland कब होता है? जैसे एक्सीडेंट वगैरह, कहीं पर एक्सीडेंट किसी भी टाइप का हो, चाहे चलते चलते गिर गए हो या किसी व्हीकल्स के वगैरह से हुआ हो, कर गई है और ब्रेक प्रॉब्लम्स, टाइप 2 डायबिटीज, इंटर रिलेटेड problems, cell in muscles fat and liver become resistance, fat and the liver becomes resistance, फैट की वजह से भी और रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, और इसकी वजह से यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस कर रही है। इंसुलिन बॉडी में है, बन रही है, पर ऑर्गन्स को मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से या फिर पूरी तरीके से ब्लड्स को प्रोवाइड नहीं हो रही है, और ब्लड्स से मिक्स होकर के जब सेल्स के अंदर इंटर करते हैं तो एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। वो प्रोसेस हो नहीं पा रहा है, इंसुलिन प्रॉपर शुगर के साथ मैच नहीं कर रही है, मिक्स नहीं हो रही है, बिकॉज दिस डू नॉट इंटरैक्ट इन ए नॉर्मल वे विद इंसुलिन। या तो या फिर शुगर ब्लड शुगर, और जिसके ब्लड शुगर मैनेज नहीं हो पा रहा। तो ये यहाँ पे जो इनफ शुगर, कई बार होता है कि लोग बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी कॉज डेवलप हो रहा है, और जैसे कि स्वीट्स के हैबिचुअल हैं, और दिन में कई बार जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीते एनर्जी कैलोरी यूज़ नहीं है, सेल्स रेस्ट में चले गए हैं, जो फैट्स बन रहा है वो बैरिड कर रहा है इंसुलिन को सेल्स के साथ, ब्लड के साथ मर्ज होने की।
दोनों अच्छे दोस्त हैं, या हमने किसी एक को रोक दिया, ठीक है आप नहीं आएंगे, आप आ सकते हैं अंदर, तो वो पर्सन बाहर ही रह गया। तो इस तरीके से के साथ जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज को तो एंट्री मिल जा रही है, पर इंसुलिन को, जो इंसुलिन वाला रिसेप्टर्स है वो उसे किनारे रोक दे रहा है। उसे लग रहा है कि हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, इसे अंदर नहीं आना चाहिए, तो वो वहाँ पर रजिस्ट कर रहा है, वहाँ पे उसको रोक दे रहा है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। एबनॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी, हाइपर इंसुलिनेमिया, सेंट्रल ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ बीटा सेल्स, लॉस ऑफ बीटा सेल्स। अब ये क्वेश्चंस एलोपैथ वाले बहुत करते हैं। कई बार जब हम लेक्चर यहाँ पे ले रहे थे, राजीव गांधी इलेक्ट्रोमेडिकल मेडिकल कॉलेज यहाँ पे था, तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने ही इस सवाल को मुझे खड़ा किया, सवाल पूछा कि आखिर आपको इलेक्ट्रोमोपैथ में, क्योंकि वो अदर पैथ से आ रहे थे, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि अगर बीटा सेल्स ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर यही था कि हम जिस मेडिसिन का यूज़ करते हैं वो सिस्टम को जनरेट करते हैं, वो सिस्टम अगर जनरेट होगा तो अगर बीटा प्रोग्रेसिव लॉस है बीटा सेल्स, तो फिर से रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और अगर जेनेटिक कॉज हो रहा है और डीएनए के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो एक 30 या 40 पे जाकर के प्रोड्यूस हो जा रही है, जिसके वजह से शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो उस डीएनए के प्रोग्रामिंग को, जब हमारा एक क्वेश्चन ये है कि अगर उसने चाइल्डहुड से या फिटस के ड्यूरेशन से, जब वो जाइगोट फिटस में डेवलप हुआ था, वहाँ से लेकर और 30-40 साल तक, जब तक उसे 30-40 ईयर्स तक, जब तक उसे डायबिटीज़ नहीं, तो उस बीच में रीज़न क्या था कि उसे डायबिटीज़ से रोक क्या था, उसके डीएनए के अंदर जो प्रोग्रामिंग थी वो से कंट्रोल में थी। वो जब एक स्टेज पे जाकर उस फंक्शंस में कंट्रोल ख़त्म हुआ तो एक्टिव हुई, जीन्स जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गया। जैसे ही वो इंक्रीज किया तो वो सारी प्रॉब्लम्स, यहाँ पर जो एक फिल्म आई थी, एक रिकॉर्डेड मैसेज थी, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगी और अपना काम शुरू कर दिया। तो हमें क्या करते हैं, S5 जो हमारी मेडिसिन है, हम इन प्रोग्रामों को उसी जो पहले की कंडीशन में है उसी में इनको प्रोग्रामिंग रिवर्स कर देते हैं, जिससे कि बॉडी जो डीएनए है, जो हमारा प्रोग्रामिंग सिस्टम है सेल्स का, वो प्रोग्रामिंग सेल का सिस्टम कंटिन्यूसली पहले जैसा काम करने लगे। तो वहाँ पे डीएनए के अंदर भले ही वो एक ब्लूप्रिंट आ रही है नई जनरेशन के अंदर, वहाँ पे आकर के क्रिएट कर रही है कि यहाँ पे शुगर डेवलप हो रही है। लेकिन हमारा एक सवाल ये भी है कि जैसे कि अगर हमारे मदर और फादर को था और उसके बाद मुझे नहीं हुआ, मेरी जनरेशन में जा रहा है, या हमारे ग्रैंडफादर को था, मेरे फादर को नहीं हुआ, और हमारे अंदर आ गई चीज़, तो आई क्यों? और इस बीच में जो गैप था और एक जनरेशन के बीच में, तो हुआ क्यों? ये टोटल डीएनए बेस है। तो डीएनए बेस अगर बीच में कहीं पे एब्सेंट है और नॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्यों है? ऑटो इम्यून सिस्टम जो हमारा बॉडी का है, जो हमारी बॉडी खुद क्रिएट कर रही है, उससे डीएक्टिवेट करके रखा है। तो जब हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उन प्रोग्रामों को डीएक्टिवेट कर देगा जो पहले से एक्टिवेट नहीं थे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में काम करने लगे। तो यहाँ पर हेरिडिटी से आने वाली उनके जीन्स के अंदर से हम तो इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन डीएक्टिवेट्स प्रोग्राम को कर सकते हैं अकॉर्डिंग ए न्यू थ्योरी। जैसे कि आज हम अपने प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम या किसी भी चीज़ को एक्टिवेट हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोग्रामिंग होती है और एक्टिवेट और डीएक्टिवेट किया जा सकता है। हम जब चाहे अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग न्यू थ्योरी। तो यहाँ पर हम अपनी मेडिसिन के ज़रिए बॉडी के इंट्रासेलुलर एक्टिविटीज़ को हम मेंटेन करते हैं, प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करते हैं। कब? जब हमारी बॉडी हाइपर एक्टिविटीज़ करती है, जिसे हम पॉजिटिव डिजीज़ करते हैं।
तो पॉजिटिव डिजीज में क्या है, हमारा जो प्रोग्रामिंग सिस्टम है हाइपर हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल वर्क कर रहा है, तो उसे हम नॉर्मल साइकिल में लाते हैं। या फिर हाइपो कंडीशन में डिफिशियंसी क्रिएट हो रही है, वहाँ पे प्रोडक्शन रोक रहा है, उसमें भी हमारा जो बॉडी का इंटरेस्ट नुकसान पहुंचाता है। तो वहां पे जो एक्टिवेट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटरनल जो हमारा प्रोग्रामिंग सिस्टम है वो हो रहा है, जो सेल्स का प्रोग्रामिंग सिस्टम है। तो ये सेल एक दूसरे को एक्टिवेट कर रहे हैं, सारे बॉडी के सेल्स एक साथ एक्टिवेट हो गए। अब उन्हें ये लग रहा है कि अगर शुगर सेल्स के अंदर इंटर करती है तो वो वहाँ पे हमें नुकसान, हमारे जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसलिए रिसेप्टर्स बजाय उन्हें रिसीव करने के लिए इसलिए वहाँ पे कंजेक्ट हो रहे हैं, लॉक हो जा रहे हैं। तो इस वजह से रेजिस्टेंस इंसुलिन डायबिटीज हो रही है। ठीक, तो यहाँ क्या हुआ, सेंट्रल ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। ओबेसिटी में क्या, फैट लेवल्स बढ़ रहा है, फैट लेवल्स बढ़ रहा है तो या तो फिर सेल्स के आउटर रिसेप्टर्स पे जाकर लॉक पैदा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स ये आ गया जिसमें बीटा सेल्स लॉक हो रहा है, तो बीटा सेल्स हम फिर ऐड कर देंगे जब जेनेटिक फैक्टर्स आएगा। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस डायबिटीज मेल्टस, एफपीजी ग्रेटेड है 1 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ओजीटी 2 hours पीपी, पोस्ट पैरेंटियल वैल्यूज डिक्रीज 200 मिलीग्राम पर DSL, HP हीमोग्लोबिन A1C ग्रेटेड है 5%। ये रिपोर्ट्स के अंदर देखी जाएगी जब इस कंडीशन 126 नॉर्मल है और इससे 100 नॉर्मल है, 126 ये जा रही है, तो एक्सेट कर रही है यहाँ पे। फिजिकल एक्टिविटीज़ ना के बराबर है। अगर ओबेसिटी है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती नहीं है, वेट गेन हो रहा है तो ये भी हमें नॉर्मल लाइफ चलने फिरने में हिंडेंस पैदा करेगा। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव लॉस, हाई ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, हाई फ्री फैटी एसिड यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर है। तो हाई ग्लूकोज को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इंसुलिन के जरिए। हाई फ्री फैटी एसिड S5 के जरिए आ जा रहा है, तो ऑलरेडी हम S5 दे रहे हैं। S5 क्या कर रहे हैं, पेंक्रियास से बीटा सेल्स को प्रोटेक्शन भी इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स जो बीटा सेल्स लॉस बता रहा है, जो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। जब कोई चीज़ लॉस हो तो उसके साथ हमें रेड इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर ऐड करना चाहिए, जिससे कि लॉस में ना जाकर वो अप में जाए, इंक्रीज कर जाए। ठीक, एब नॉर्मल इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो यहाँ पर 10 बजता है, थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह अगर है तो वहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पे क्लास को वर्क करते हैं। और ये जितनी स्लाइड्स हुई हैं इस यहाँ से कट करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा सेक्शन।